हेलो एवरीवन, आई होप आप सब फिट होंगे। बिल्कुल। पिछली जो क्लास थी मेरी इस चैप्टर की, उस क्लास में मैंने आपको बताया कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किए गए, ऐसी क्या कंडीशंस थी कि इंडिया को चेंजेस करने पड़े अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में। जो चेंजेस किए वो क्या थे, क्या बदलाव किए गए, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या थे, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या थे, और साथ में आपको फिर मैंने डिटेल में बताया लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण कहते हैं, उसके बारे में। अगर आपने साल 2020 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देखा हो, आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में सीबीएसई में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्योंकि पिछली बार लिबरलाइजेशन पूछा गया, तो हो सकता है कि इस बार पेपर सेटर लिबरलाइजेशन के बारे में ना पूछ के प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछ ले, जो कि आज की क्लास का टॉपिक है। तो आज की क्लास में मैं आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जिसे हम निजीकरण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, 1950 से 1990 का जो दौर था इंडिया की इकोनॉमी में, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई। लेकिन उस सारी या ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज को तो रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इसको बदला गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पहले से एस्टेब्लिश थी उसमें निजी भागीदारी को खोल दिया गया। तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट की कंपनीज में शेयर परचेज कर सकती थी। इस पूरे प्रोसेस को हमने प्राइवेटाइजेशन कहा, निजीकरण। और अब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, प्राइवेटाइजेशन क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन को समझने से पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन की जब डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है तो उसमें आपको मेंशन करना है जरूर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहां से? गवर्नमेंट से प्राइवेट ओनरशिप में। किस चीज की? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। तो पीएसयू वर्ड यूज करें या पीएससी वर्ड यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट ओनरशिप। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों प्राइवेटाइजेशन किया गया 1991 की पॉलिसी में? तो उसके तहत देखिए, एक तो गवर्नमेंट की बोरोइंग बहुत होती जा रही थी, बड़ी बड़ी पीएसयूज एस्टेब्लिश करती थी गवर्नमेंट। और पीएसयूज को एस्टेब्लिश करने में, उनको रन करने में बहुत खर्च होता था, जो गवर्नमेंट बोरोइंग के थ्रू फाइनेंस करती थी। तो बोरोइंग पर कंट्रोल करना था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना था गवर्नमेंट को कि खर्च कितना कर रहे हैं प्रोडक्शन पर और उससे इनकम कितनी जनरेट हो रही है। तो वो सारा हिसाब थोड़ा इंप्रूव करना था गवर्नमेंट को। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन लाना था अपनी पीएसयूज की टेक्नोलॉजी में। वो कैसे आ सकता था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए और साथ में बेटर मैनेजमेंट भी अडॉप्ट किया जाए। ये कहां से आता? ये पॉसिबल था प्राइवेटाइजेशन करने से, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेटर मैनेजमेंट लेकर के इन पीएसयूज में आएंगी, तो उससे इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी पीएसयूज की। इसके बाद में थर्ड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। फॉर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन किया गया, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आकर के बिजनेस कर सकें, यहां पे प्लांट्स एस्टेब्लिश करें, प्रोडक्शन फैसिलिटीज डेवलप करें। और लास्ट कि टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि डोमेस्टिक होगा। डोमेस्टिक यानी देश के अंदर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो भी पीएसयूज के शेयर्स को परचेज कर सकें। तो ये प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे। प्राइवेटाइजेशन कैसे किया गया, उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है आउटराइट सेल। आउटराइट सेल कि पूरी जो पीएसयू है या पीएसई भी, जैसे मैंने अभी बताया, दोनों में से किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसको पूरी की पूरी को बेच दिया। ऐसी बहुत सारी लॉस मेकिंग और डिफंक्ट, कैसी थी? लॉस मेकिंग और डिफंक्ट ऐसी पीएसयूज थी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल घाटे का सौदा बनी हुई थी। गवर्नमेंट ने उनको पूरी के पूरे बेचा। सेकंड पॉसिबिलिटी, डिसइन्वेस्टमेंट की। गवर्नमेंट पूरी की पूरी कंपनी को ना बेचे, बल्कि उस कंपनी के, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के कुछ परसेंट शेयर बेच दे। किसको? या तो इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, या प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट कंपनीज को बेच दे। तो गवर्नमेंट ने ये धीरे धीरे इसको इंक्रीज करा। शुरू में 5% शेयर बेचे, 10% बेचे, फिर 15-20% शेयर बेचे, और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स को, शेयर होल्डिंग को उसने कम किया। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी कोशिश करी कि 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की बनी रहे, ताकि
पीएससी के ऊपर गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल डिसीजन मेकिंग में बना रहे, मैनेजमेंट में उसके जो मैनेजमेंट में उसकी जो राय हो वो इंपॉर्टेंट हो। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ टारगेट देख लीजिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेट करती थी और वो अचीव होते थे या नहीं। तो 1991-92 में गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा कि डिसइन्वेस्ट करेगी, विनिवेश करेगी, पीएसईज जो हैं उनको सेल आउट करके कुछ मनी अर्न करेगी वापस। पहले देखिए 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट खर्च करती थी कंपनीज को स्टैब्लिश करने में। अब पॉलिसी में चेंज आया कि जो पहले से स्टैब्लिश्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेल आउट किया जाएगा या उनके कुछ शेयर्स को बेचा जाएगा और वापस इनकम अर्न की जाएगी उससे। तो टारगेट था 2500 करोड़ रुपए का और अचीव किया गवर्नमेंट ने 3040 करोड़ रुपया। तो गवर्नमेंट ने अपने टारगेट से ज्यादा ही डिसइन्वेस्टमेंट किया अपने सबसे पहले साल में। रीसेंट का डेटा अगर हम देखें 2017-18 का, तो 1 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गवर्नमेंट ने और 1,57 करोड़ रुपया का डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने रियलिटी में किया। अगर हम बिल्कुल रीसेंट डाटा देखें तो 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट 1.2 लाख करोड़ का, 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। तो ये टारगेट सेट करती है गवर्नमेंट और इसको अचीव भी कर लेते हैं कई बार इससे ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी रह जाता है। इसके बाद में प्राइवेटाइजेशन में एक और जो मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया वो था कि जो पीएससी जिसमें कि वो शेयर्स भी नहीं बेच रही है या फिर जिनका टोटल सेल आउट नहीं हो रहा है, तो उसमें कंपटीशन वो इंड्यूस करना चाह रही थी कि प्रतिस्पर्धा की भावना उसमें लाना चाह रही थी अपने उपक्रमों में। तो उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, एक तो पीएससीज को ऑटोनॉमी दी कि वो अपने निर्णय ज्यादा से ज्यादा खुद ले सके कि कैसे वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए था इन पीएससी से कि भाई प्रॉफिट अर्न करके दो। प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे वो आप खुद डिसाइड कर लो, लेकिन हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट आएगा तो हम इनको और एक्सपेंड करेंगे पीएससीज को, अदरवाइज हो सकता है कि सेल आउट करना पड़े इन पीएससीज को। तो पीएससीज ने डिसाइड किया और अपने डिसीजंस खुद लिए, उसके बेसिस पे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी आज की डेट में गवर्नमेंट की हैं। तो टू इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए और अपने खुद को ज्यादा कंपटीशन कर सके आपस में इफेक्टिवली, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि 3 तरह के स्टेटस देना शुरू किया गवर्नमेंट ने अपनी पीएससीज को, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये 3 तरह के स्टेटस। महारत्न सबसे बड़ी और गवर्नमेंट की सबसे अच्छी ब्रांड इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर हम बात करें 23 अक्टूबर 2019 तक इंडिया में 10 महारत्न कंपनी हैं, यानी 10 ऐसी इंडस्ट्री हैं, पीएससीज हैं गवर्नमेंट की जिनको महारत्न टैग मिला हुआ है। इनमें फेमस है ओएनजीसी, सेल और पीजीसीआईएल। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। उसके अलावा 14 कंपनीज हैं गवर्नमेंट की जो नवरत्ना है। इसमें एमटीएनएल है, नाल्को है और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और एमटीएनएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और 74 कंपनीज हैं जिनको मिनी रत्न का टैग मिला हुआ है। और ये जो है इसमें बीएसएनएल है, आईआरसीटीसी, ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी ये अलग है और ये ओएनजीसी विदेश इसकी फॉरेन आर्म है। जब ओएनजीसी विदेश में निवेश करती है तो उसको ओएनजीसी विदेश कह देते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के तहत किए गए अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। और ये जो कंपनीज हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी की और उसके अचीवमेंट्स की एक पहचान भी बन गई है। अभी आपने जाना कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन, जिसे निजीकरण कहते हैं, उसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए। बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया, या तो पूरी कंपनी बेच दी गई या फिर उसकी कुछ हिस्सेदारी निजी स्वामित्व में बेच दी गई। उसके कुछ फायदे हुए, सरकार को डिसिप्लिन आया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, लिथार्जी, आलसपन जो था वो खत्म हुआ, अच्छा मैनेजमेंट आया और कंपनीज को कैटेगराइज किया गया, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इस तरीके से, ताकि उनमें आपस में कंपटीशन आए महारत्न बनने का। एक और जो बड़ा बदलाव हुआ इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, एलपीजी में जो थर्ड बदलाव था वो था ग्लोबलाइजेशन, जिसे कहते हैं वैश्वीकरण।
वो वैश्वीकरण क्या था, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन में आप समझिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी 1950 से 1990 के बीच, हम लोग ट्रेड को प्रमोट नहीं करते थे। इंडिया की इकोनॉमी एक अलग थलग अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, वो थी, बंद अर्थव्यवस्था। ना एक्सपोर्ट प्रमोट करते थे, ना इंपोर्ट प्रमोट करते थे हम लोग। अब बदलाव आने वाला था, इंडिया को ग्लोबलाइज होना था, एकीकृत होना था पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था उसके साथ, तो इंटीग्रेट होना था इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में। तो एक ओपन इकोनॉमी इंडिया बनने वाला था। उस ओपन इकोनॉमी के बनने के तहत इंडिया को जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको खत्म करना था। ट्रेड बैरियर्स कौन से, मैंने आपको जो मेरी क्लास थी इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, उसमें आपको डिटेल में बताया था ट्रेड बैरियर्स के बारे में। टैरिफ और कोटा, ये बड़े ट्रेड बैरियर्स थे जिनके तहत हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्करेज करते थे। इनको हटाना था, हमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाना था। तो ये कुछ बड़े बड़े बदलाव थे जो ग्लोबलाइजेशन के तहत इंडिया को करने थे और इंडिया ने किए भी। तो आइए ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन है कि किसी देश की इकोनॉमी को पूरे विश्व की इकोनॉमी के साथ एकीकृत कर देना। तो यहां अगर डेफिनेशन देखें तो इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग बेसिकली क्या मतलब है, इंटीग्रेटिंग होता है एकीकृत करना इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसमें एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल मार्केट की तरह बिहेव करता है। जैसे एक देश के अंदर होता है, एक इकोनॉमी के अंदर होता है कि डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, लेकिन उनके बीच का जो ट्रेड होता है वो बैरियर फ्री होता है। पूरे देश में लोग कहीं भी नौकरी करने के लिए आ जा सकते हैं, कहीं भी एक व्यक्ति पैसा लगा सकता है अपना किसी भी स्टेट में, कहीं भी वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है। ऐसा ही एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में होता है जहां प्रोडक्ट्स का, कैपिटल यानी पूंजी का और लेबर का, ये जो तीन चीजें हैं ये बिना किसी बैरियर के, दे फेस नो बैरियर, कोई बैरियर फेस नहीं करते। ये इजीली इनका मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड जो है ना वो एक बॉर्डरलेस हो गया, वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया, कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई किसी तरह के बैरियर्स नहीं रहे, कोई कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाली प्रोडक्ट्स को, कैपिटल को या लेबर को नहीं रोक रही है। रीजन क्या है, मतलब मींस ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ग्लोबलाइजेशन इंडिया में किया गया। इससे पहले इंडिया कैसी थी, 1990s तक थी इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी भारत, और क्लोज्ड इकोनॉमी के सारे फीचर्स यहां पर मौजूद थे। तो इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी बनाने के लिए, उसके अलावा फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बढ़े, हमारा ट्रेड का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में वो इंक्रीज हो, और फ्री मूवमेंट किस चीज का, प्रोडक्ट्स का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, लेबर का, ये फ्री मूवमेंट हो, हमारी कंट्री से बाहर भी जा सके, हमारी इंडस्ट्रीज भी बाहर जाके बिजनेस कर सके, और विदेशों से भी जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी कंट्री में आकर के बिजनेस कर सके। तो ये ग्लोबलाइजेशन का पूरा एक थीम है। मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए ग्लोबलाइजेशन में इंडिया में, एक तो टैरिफ और नॉन टैरिफ यानी प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उनको हटाना। प्रशुल्क तो आप जानते हो कि एक तरह का टैक्स लगा देना, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी है। पिछली जो एक क्लास मैंने ली थी, उस क्लास में जो ट्रेड के ऊपर क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टैरिफ कैसे काम करता है, कोई भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर। तो नाउ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, एम्बार्गो, किसी कंपनी किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स पर या कंपनी के किसी इंडस्ट्री के साथ ट्रेड करने पर कोई बैन लगा दिया जाना, जैसे कई बार अमेरिका लगा देता है, लीबिया पर लगा दिया, या फिर इराक के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड में नॉन टैरिफ बैरियर्स अमेरिका लगा देता है। तो इंडिया में टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया गया। उसके अलावा इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह का, प्रत्यक्ष और संस्थागत। डायरेक्ट यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल यानी एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उसे हम बोलते हैं। एफडीआई और एफआईआई दोनों तरह के निवेश भारत में अब किए जा सकते थे। तो विदेशी कंपनी आकर के यहां अपना प्लांट लगा सकती थी और यहां लगे लगाए जो प्लांट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके शेयर परचेज कर सकती थी। उसके अलावा फॉरेन बैंक्स को अलाउ कर दिया कंट्री के अंदर ऑपरेट करने के लिए,
और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी अलाउ किया, उनको इनफैक्ट एनकरेज करा, मोटिवेट करा कि वो विदेश में जाएं और वहां पे बिजनेस करें। तो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अगर हम बात करें टाटा की, अगर हम बात करें तो टाटा क्या है, प्राइवेट कंपनी है और वो लगभग दुनिया के 50 देशों में वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है। लगभग दुनिया के 30 देश ऐसे हैं जहां पे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। 50,000 के लगभग लोगों को वो पूरी दुनिया में रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया। ग्लोबलाइजेशन का ही एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, उसी के अंदर होता है आउटसोर्सिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्य प्रापण। अभी आउटसोर्सिंग क्या है? कोई एक कंपनी, अगर मैं एग्जांपल दूं, मारुति कंपनी का एग्जांपल दूं, मारुति उद्योग लिमिटेड कार बनाता है, लेकिन कार के सारे प्रोडक्ट, सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो मारुति खुद थोड़ी बनाएगी। वो टायर किसी और से परचेज कर लेती है, नट बोल्ट किसी और से परचेज कर लेगी, सीट कवर, फुट रेस्ट, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी वो अलग अलग कंपनी से परचेज कर लेती है। तो ये जो होता है ये आउटसोर्सिंग कहलाता है बेसिकली। तो इसमें दोनों चीज के लिए पॉसिबल है, ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस यानी कि ऐसा व्यवसायिक तरीका जिसमें सर्विसेज और साथ में प्रोडक्ट कोई एक फर्म खुद प्रोड्यूस ना करके एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद ले। अब यह पॉसिबिलिटी इसमें दो हैं, कोई इंडस्ट्री अपनी सेम कंट्री के अंदर से किसी और फर्म से परचेज कर सकती है या फिर अदर कंट्री से भी परचेज कर सकती है। तो आउटसोर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों तरह के एग्जांपल्स जो हैं, यानी विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री से परचेज करना, दोनों उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि आउटसोर्सिंग सिर्फ वो है क्या जो विदेशों से होता है, दोनों तरह का इसमें इंक्लूडेड है। रीजंस क्या हैं, क्यों आउटसोर्सिंग इंडिया में इतनी स्प्रेड हुई, इतनी इंक्रीज हुई? इंडिया तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इनफैक्ट आउटसोर्सिंग का। तो जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया, ट्रेड बैरियर्स हटाए यहां से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट किया गया, तो आउटसोर्सिंग इंडिया में खूब एक्सपेंड हुई। रीजन क्या थे? इंडिया के ट्रेड रेगुलेशंस जो है उन्हें ईजी कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। दूसरी बात, इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ काफी। ऐसा नहीं कि 100% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो ठीक ठाक अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनको इंग्लिश की नॉलेज है। और यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां इंग्लिश वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ की मदर टंग है। तो उनको चाहिए ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलना जानते हो। तो इंडिया में तो इंग्लिश जो है पॉपुलर लैंग्वेज हो गई है और इंडिया में वेज रेट कम है, चीप लेबर है यहाँ पर, और साथ में ग्रोथ ऑफ आईसीटी। तो एग्जाम में अगर कोई पूछे कि आउटसोर्सिंग क्यों इंडिया में स्प्रेड हुई, व्हाट आर द मेन रीजंस, तो ये 4 रीजन लिख देना और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन के साथ। दैट व्हाट इज आउटसोर्सिंग एंड व्हाई आउटसोर्सिंग स्प्रेड सो रैपिडली इन इंडिया। तो ये इतना ही लिख दोगे आप, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी। तो इंडिया में आईसीटी का एक्सपेंशन हुआ काफी, भाई यहाँ पे कंप्यूटर्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हो गई है। तो ये रीजंस है आउटसोर्सिंग क्यों इंडिया में इतनी एक्सपेंड हुई। आउटसोर्सिंग के अब एग्जांपल्स देख लो एक बार आप। ये एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का यहाँ पे फोटो दिखाया है। तो बीपीओ जो है, जिसे हम बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कॉल सेंटर हम इनको बोल देते हैं बेसिकली। तो कॉल सेंटर्स जो हैं विदेशी कंपनियों ने इंडिया में एस्टेब्लिश किया क्योंकि यहाँ चीप लेबर है और टेलीकम्युनिकेशन, फोन वगैरह सब बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी भी इजी हो गई है। तो इसलिए ये बीपीओज इंडिया में काफी एस्टेब्लिश हुए। कंपनीज का प्रोडक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड में है, डेवलप्ड कंट्रीज में है, उनका बिजनेस वही है, कस्टमर्स उनके वही हैं, लेकिन बस कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉल सेंटर कहाँ है, वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। उसके अलावा लीगल, किसी को अगर एडवाइजरी चाहिए, अकाउंटिंग एडवाइस चाहिए, क्लिनिकल एडवाइस चाहिए, तो इन सब के लिए जो इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉल यहाँ पे आएगी, एडवाइजरी इंडिया से जाएगी। और इंडिया के लोगों को इंग्लिश की नॉलेज तो थोड़ी थी ही, साथ में उनको क्या सिखा दिया, फॉरेन एक्सेंट, यानी इंग्लिश तो हम भी बोलते हैं लेकिन उनकी तरह, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना वो थोड़ा सिखा दिया। तो बस इतना सीखने के बाद में हम लोग कैपेबल हो गए। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ये सब पॉसिबल है कि
जो कंपनी है वो अमेरिका में है, बिजनेस वहां से कर रही है, लेकिन इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड इंडिया से हो रही है। इसके अलावा प्रोडक्शन में जो गुड्स हैं, गुड्स में भी काफी हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज के छोटे छोटे एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में स्टैब्लिश हुई, तो ये काफी इंडिया को फायदा हुआ। आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स एक बार बिल्कुल जैसे एग्जाम में लिखने उस तरीके से देख लो। सबसे पहला फायदा कि इंटीग्रेशन हुआ इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। अब इंडिया कोई अलग थलग सी इकोनॉमी नहीं रह गई। इंडिया का बिजनेस दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ, सबके साथ बिजनेस होने लगा। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी हो गई थी 1991 में, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा था, हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेनी पड़ी थी। तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हमारे बढ़ने लगे। हमारी जो एमएनसी हैं जो वर्ल्ड से हमारी कंट्री में आकर के बिजनेस कर रही हैं, हमारे लोगों ने वहां उनमें काम किया, जॉब की, मैनेजर भी बने, तो उनसे एमएनसी के प्रोसीजर्स, एमएनसीज कैसे काम करती हैं, क्या उनकी एफिशिएंसी का रीजंस होते हैं, वो सीखे उनसे। और साथ में इस सारे पूरे प्रोसेस में हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारा जीडीपी इंक्रीज होने लगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आउटसोर्सिंग के। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, उसके तीनों जो पड़ाव हैं, एल लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन तीनों के बारे में आपने विस्तार से जान लिया। एक बड़ी संस्था है विश्व की जो ग्लोबलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विश्व में ट्रेड को यानी व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। दो देशों के बीच में विवाद हो उसको सुलझाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। दो देशों के व्यापारिक रिश्तों को सहज और सरल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसी संस्था, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब मैं आपको उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। WTO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, इससे पहले इस संस्था का नाम क्या था, और ये इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, विश्व में जो व्यापार में बाधाएं हैं, ट्रेड बैरियर्स जिसको हम कहते हैं, उनको खत्म करने में इसकी क्या भूमिका है। इसमें लगभग 150 से अधिक देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका एक सदस्य है, और ये एक बड़ा मंच है विश्व में व्यापारिक रिश्तों को सहज और सरल बनाने में। तो आइए WTO के बारे में जानते हैं। अभी हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली किसी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना होता है, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन जब इंटीग्रेशन होगा, कोई इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ ट्रेड करेगी, तो नेचुरली डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई उन एग्रीमेंट्स को जो दो देशों के बीच में हुए हैं या बहुत सारे देशों के बीच में हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स का पालन नहीं करता, तो फिर उसके लिए सजा भी कोई होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में एक ऐसा मंच है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या करता है, वो रूल्स बनाता है। रूल्स किस तरह के रूल्स, जो गवर्न करते हैं ग्लोबल ट्रेड को, जो अलग अलग देशों के बीच में। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स बनाती है, और फिर देखते हैं कि रूल्स को फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं। ये बेसिकली क्या है, ये एक मीडिएशन एंटिटी है। एग्जाम में आप ये पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ मीडिएशन एंटिटी फॉर बायलेटरल यानी द्विपक्षीय और मल्टीलेटरल डिस्प्यूट्स, बहुपक्षीय जो विवाद होते हैं। कौन से विवाद, मेनली ट्रेड से रिलेटेड जो विवाद हैं। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे अभी इंडिया चाइना का चल रहा है, उसमें WTO की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि बिजनेस से रिलेटेड, कि इंडिया में बात हो रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, इंडिया ऐसा कुछ करता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की एंट्री बैन करता है, उन पर कोई बैरियर लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो डेफिनेटली वो जो मैटर होगा वो WTO में उसको रेज किया जा सकता है। तो ये एक मीडिएशन प्लेटफॉर्म है बेसिकली। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 1 जनवरी 1995 में कहाँ हुई, जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। और इसमें 2019 तक 164 मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया भी इसका एक मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर जो है इसका, जो अभी 164 मेंबर्स में जो सबसे अभी लास्ट में ऐड हुआ है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2016 में 2016 में ये WTO का मेंबर बना है। WTO गैट को एब्जॉर्ब करके बना है। WTO से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी गैट, जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 1948 में हुई थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद में हुई। इसमें उस समय 23 मेंबर थे।
गैट के। धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते चले गए। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में था और इसके काफ़ी राउंड्स हुए, काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई गैट की। लास्ट इसका जो राउंड हुआ था वो 1986 में हुआ था, जिसे हम कहते हैं उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एक और जो ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए वर्ल्ड ट्रेड को ओवरसी करने के लिए, और उसके बाद में फॉर्मेशन हुई डब्ल्यूटीओ की। तो डब्ल्यूटीओ का आप देख सकते हैं इसमें 25 ईयर्स ये कंप्लीट कर चुका है डब्ल्यूटीओ। 25 ईयर्स डब्ल्यूटीओ के कंप्लीट हो चुके हैं। और ये क्या है, जैसा आप यहां देख सकते हैं कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग का एक सीन यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे मेंबर्स जो हैं वो सब बैठे हुए हैं, मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेंबर कंट्रीज के फ्लैग्स यहाँ पे दिखाए हैं। मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके यहाँ पे एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं ये सुरेश प्रभु जी हैं, हमारे पुराने कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो ये एक मीटिंग है जो 2018 में हुई है, उसका फोटोग्राफ है। तो ये डब्ल्यूटीओ है। इस डब्ल्यूटीओ के अचीवमेंट्स भी हैं और इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ एलिगेशंस भी हैं। तो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ के क्या है, इसने एक तो रूल बेस्ड और कंसेंसस बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम बनाया कि पूरी दुनिया में ट्रेड जो होगा वो रूल्स को फॉलो करेगा, और वो रूल जो है कंसेंसस पे बेस्ड हो। कंसेंसस यानी सहमति, आम सहमति, सर्वसम्मति से सारी दुनिया के देश जिस पे अपनी सहमति जताएं, ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन वो नियम बनने के बाद फिर पालन सबको करना पड़ेगा उनका। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ की वजह से, क्योंकि ये जो रूल्स हैं बहुत फेयर हो गए, सबके लिए सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो है ट्रेड में उनको हटाया गया। इंडिया ने भी जब ग्लोबलाइजेशन किया तो इंडिया को ये टैरिफ्स हटाने पड़े 1991 में। डब्ल्यूटीओ बेशक 1995 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन 91 के टाइम पे भी गैट एग्जिस्टिंग था। तो वर्ल्ड ट्रेड के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उस टाइम भी काम करते थे। तो ये टैरिफ रिमूवल की वजह से वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हुआ है काफी। उसके अलावा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, लेबर का, साथ में कैपिटल का और प्रोडक्ट्स का, रिसोर्सेज का क्या है, उनका मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बहुत इजी हो गया है, कोई बैरियर नहीं है। तो एक देश से दूसरे देश में ये सारी चीजें, वस्तु हो या फिर लेबर हो या फिर पूंजी हो, इनका आवागमन जो है वो बिना बाधाओं के पॉसिबल है। क्रिटिसिज्म, जैसा मैंने कहा कि डब्ल्यूटीओ के क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी हैं कुछ। तो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज पर पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि ये इनको रिच कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, कि डब्ल्यूटीओ में रूल्स तो बनते हैं लेकिन रिच कंट्रीज अपने तरीके से रूल्स बनवा लेती हैं जो उनके खुद के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। दूसरा एलिगेशन ये है कि कहा जाता है कि फ्री ट्रेड अगर है, बैरियर फ्री ट्रेड अगर दुनिया में हो रहा है तो उससे सबको फायदा होगा, लेकिन रियलिटी ये होती है कि इसका ज्यादा बड़ा फायदा जो है, लार्जर बेनिफिट किसको मिल जाता है, रिच कंट्रीज को मिल जाता है। और इसके बाद तीसरा क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड जो है इसकी एक अंधी दौड़ चल पड़ी है पूरी दुनिया में कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनाओ, ट्रेड शेयर अपना बढ़ाओ, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो। इस सब में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय होते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का जो चैप्टर है उसके मेजर टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी तक। बैकग्राउंड क्या थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। एलपीजी पॉलिसी जो थी उसका एल, पी और जी तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए। डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको बता दिया। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक क्या, बेसिकली एलपीजी। यानी एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, उसका अप्रेजल करना है, मूल्यांकन करना है हमें उसका कि वो कितनी सक्सेसफुल रही है, कितनी सफल रही है भारत में पॉजिटिव चेंजेस लाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं कि ये पॉलिसीज कितनी सक्सेसफुल रही या इनका फेलियर क्या था, उसके बारे में बताइए। तो आपको इवैल्यूएट करना है बेसिकली ये पूरे चैप्टर को। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एलपीजी पॉलिसीज जो हैं उनका अप्रेजल यानी कि उनका असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि वो कितनी सफल रही और कितनी विफल रही। इस पूरी एलपीजी पॉलिसी के, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह देते हैं,
इसका अप्रेजल हमें करना है, इसकी समीक्षा करनी है कि इसके अचीवमेंट्स क्या रहे और इसके लॉसेस क्या हुए, इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक टेबल देखिए, इस टेबल में आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाई देगा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हर कंट्री को चाहिए होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या बनता है, इससे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं किसी भी कंट्री में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। तो यहां अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में हुई है, यहां देखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज 3 सेक्टर दिखा रखे हैं और ये टोटल ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है 1980 से 1991, फिर 92 से 2001, 2002 से 2007 और 2007 से 2012। तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है इसमें, राइट। तो इसमें आप टेबल में देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो एग्रीकल्चर की 3.6%, 3.3%, 2.3%, 3.2% और फिर यहाँ 2012-13 में तो 1.5%। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यूजुअली हम टारगेट रखते हैं एग्रीकल्चर की 4% या उससे ज़्यादा हो, लेकिन ये सिर्फ 2013-14 को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल लगभग हर एक पीरियड में ये कम रही है। तो यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीरियड का एक बहुत बड़ा ये एक आउटकम है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हुई है, नेग्लेक्ट हो रही है एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज फ्लक्चुएट कर रही हैं। 1980 से 91 तक का पीरियड देखें तो 7.1% और फिर उससे अगले 10 सालों में ये घटकर 6.5% रह गया। फिर उसके बाद अगले 8 सालों में फिर बढ़ा ये 9.4% और उसके बाद फिर अगले 5-6 सालों में फिर ये घट गया 7.4%। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इंक्रीज होता है कभी ये डिक्रीज हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल नहीं रहा। और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो मेजर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रीजन है इंडिया में वो है सर्विसेज की ग्रोथ। इंडिया में ग्रोथ रेट ओवरऑल अगर देखें तो 5.6%, 6.4%, 7.8%, 8.2% कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला गया 1980 से 2012 तक। इसके पीछे बड़ा रीजन था सर्विसेज की ग्रोथ। सर्विसेज की ग्रोथ देखिए 6.7%, 8.2%, 7.8% और फिर उसके बाद 10%। तो सर्विसेज की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी रही, बहुत रैपिड रही, जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाई है। अब यहाँ देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या ग्रोथ हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें एफडीआई और एफआईआई दोनों को अगर हम इंक्लूड करें तो 1990-91 में इंडिया में मात्र $100 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया विदेश से। ये 2017-18 में $30 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर का निवेश भारत में आया विदेश से। लेकिन इसमें भी एक नकारात्मक पक्ष है कि यहाँ एफआईआई जो है इंडिया में वो ज़्यादा आ रहा है, एफडीआई उतना नहीं आ रहा है। एफडीआई ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ रियलिटी में आकर के यहाँ प्लांट्स बनाना, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाना वो एफडीआई होता है। एफआईआई क्या है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, तो वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें, यही मेन रीजन था क्राइसिस का कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के बहुत कम हो गए थे। तो 1991 की अगर हम बात करें, इंडिया में सिर्फ $6 बिलियन का ये रिजर्व था, जो 2018-19 में $413 बिलियन का ये हो गया है। तो अच्छा खासा हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब हो गए हैं, तो अब कोई ऐसी संकट की बात नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कई गुना हो गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो एफआईआई है उनका शेयर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यह कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है वो एक अच्छी बात है। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें भी बहुत बड़ी उछाल आई है, $6 बिलियन से सीधा $413 बिलियन तक पहुंच गया है। अब अप्रेजल में, समीक्षा में अचीवमेंट्स देख लेते हैं। बड़े बड़े हमारे मेजर अचीवमेंट्स क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 1991 से। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं, इन्फ्लेशन को काफी हद तक कंट्रोल में किया गया क्योंकि प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो गई, तो जिसकी वजह से प्राइसेस जो है अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। जैसे कि आपने देखा 1991 में इन्फ्लेशन रेट जो था वो लगभग 12% का था, जो काफी ऊंचा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, उसे कर्टेल करने में हमारी सक्सेस रही है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट देखिए अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ये भी रहे हैं। सबसे पहला तो हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर पर जो ध्यान होता था गवर्नमेंट का 1950 से 1990 तक काफी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता था, वो ध्यान गवर्नमेंट का अब उतना नहीं रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। पब्लिक एक्सपेंडिचर काफी कम हो गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी हो या बिजली पर सब्सिडी हो वो हटा ली गई है।
जिसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। उनको अब जो ये रॉ मटेरियल है, इनपुट्स हैं, वो महंगे मिलने लगे हैं। उसके अलावा एक शिफ्ट हुआ है इंडिया में। वो शिफ्ट क्या हुआ है कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की ओर शिफ्ट हो गए हम। इसके अलावा अगर हम देखें, यहां बात करें तो इंडस्ट्रीज में भी काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई। इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन क्यों हुआ? एक तो इंपोर्ट जो है बाहर से आने लगे, जो वो चीप थे, ट्रेड बैरियर्स हट गए, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह अब लगनी बंद हो गई। डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो रही है उससे। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे यहाँ, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी नहीं है कि एमएनसीज को टक्कर दे सके, तो ये प्रॉब्लम है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है, उससे जो इनकम अर्न हो रही है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि 1,57 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ 2017-18 में। वो डिसइन्वेस्टमेंट हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? उस पैसे को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो हम रेवेन्यू की शॉर्टेज जो है उस पर खर्च कर रहे हैं, सैलरीज वगैरह देने पे खर्च कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो पीएसयू जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं इंडिया में, वो जो हुए, टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से उम्मीद थी कि टैक्स रेट कम कर दो, ज़्यादा लोग टैक्स फाइल करने लगेंगे, तो उससे ओवरऑल टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा, कंप्लायंस बढ़ जाएगी। लेकिन उस तरह के डाटा नहीं आए ये डिजायर्ड लेवल पर, जितना हम चाहते थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट कि टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से टैक्स रेट उतना इंक्रीज हो जाएगा, वो नहीं हुआ। सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ अवेलेबल हैं हिंदी में भी एक बार, और इस क्लास में इतना ही। ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, और इसमें आपने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड लक, कीप स्टडीइंग।